तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आइए होप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तरंग प्रकाश की अध्याय 10। भूमिका। सन 1637 में दरगाते ने प्रकाश की कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया तथा स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। इस मॉडल में से किसी अंतः पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की गई। कणिका मॉडल ने प्रागुक्त किया यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के समय अभिलंब की ओर मुड़ती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। आइजैक न्यूटन ने प्रकाश की कणिका सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑप्टिक्स में और अधिक विकसित किया। इस पुस्तक की भारी लोकप्रियता के कारण कणिका मॉडल का श्रेय प्रायः न्यूटन को दिया जाता है। सन 1678 में डच भौतिकवाद क्रिस्टियान हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस अध्याय में हम प्रकाश के इसी तरंग सिद्धांत पर विचार करेंगे। हम देखेंगे कि तरंग मॉडल परावर्तन तथा अपवर्तन की घटनाओं को संतोषप्रद रूप से व्याख्या कर सकता है, तथापि यह प्रागुक्त करता है कि अपवर्तन के समय यदि तरंग अभिलंब की ओर मुड़ती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। यह प्रकाश की कणिका मॉडल का उपयोग करते समय की गई प्रागुक्ति की विपरीत है। सन 1850 में फूके द्वारा किए गए प्रयोगों द्वारा दर्शाया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रागुक्ति की पुष्टि की गई। मुख्यतः न्यूटन के प्रभाव के कारण तरंग सिद्धांत को सहज ही स्वीकार नहीं किया गया। इसका एक कारण यह भी था कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है और ये महसूस किया गया कि तरंगों में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण के लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। तथापि टॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया था। वे निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापा गया और यह पाया गया कि अत्यंत छोटी है। उदाहरण के लिए पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 0.6 माइक्रोमीटर। दृश्य प्रकाश की तरंग छोटी होने के कारण सामान्य दर्पणों तथा लेंसों के आकार की तुलना में प्रकाश की लगभग सरल रेखा में गमन करता हुआ माना जा सकता है। यह ज्यामितीय प्रकाशिकी का अध्ययन क्षेत्र है, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, जिसके विषय में हम अध्याय 9 में चर्चा कर चुके हैं। वास्तव में प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें तरंग दैर्घ्य की परिमितता को पूर्ण रूप से नगण्य मानते हुए ज्यामितीय प्रकाशिकी कहलाती है तथा किरण को ऊर्जा संचरण के उस पथ की भांति परिभाषित करती है जिसमें तरंग दैर्घ्य का मान शून्य की ओर प्रवृत्त होता है। सन 1801 में टॉमस यंग द्वारा किए गए व्यतिकरण प्रयोग के पश्चात आगामी लगभग 40 वर्ष तक प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण तथा विवर्तन संबंधी अनेक प्रयोग किए गए। प्रयोगों का स्पष्टीकरण केवल प्रकाश के तरंग मॉडल के आधार पर संतोषजनक रूप से किया जा सका। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक तरंग सिद्धांत भली भांति स्थापित हो गया प्रतीत होता था। सबसे बड़ी कठिनाई उस मान्यता में कारण थी जिसके अनुसार ये समझा था कि तरंग संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो फिर प्रकाश तरंग निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है। इसकी व्याख्या मैक्सवेल द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकत्व के नियमों का वर्णन करते वाले समीकरणों को एक सेट विकसित किया। इन समीकरणों का उपयोग करके उन्होंने तरंग समीकरण व्युत्पन्न किया जिन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व की भविष्यवाणी की। मैक्सवेल तरंग के समीकरणों का उपयोग मुक्त आकाश में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग की गणना कर पाए और उन्होंने पाया कि तरंग वेग का ये सैद्धांतिक मान प्रकाश की चाल के मापे गए मान के अत्यंत निकट है। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश अवश्य वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस प्रकार मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा अधिक स्थान आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण कर सकते हैं। इस अध्याय में सर्वप्रथम हाइगेंस के सिद्धांत को मूल प्रतिपादन पर विचार विमर्श करेंगे, परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों को व्युत्पन्न करेंगे। अनुच्छेद 4 तथा 5 में हम व्यतिकरण की परिघटना का वर्णन करेंगे और जो अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 6 में हम विवर्तन की घटना पर विचार करेंगे जिसे हाइगेंस फ्रेनेल सिद्धांत पर आधारित है। अंत में अनुच्छेद 10.7 में हम ध्रुवण के बारे में विचार विमर्श करेंगे जो इस तथ्य पर आधारित है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइगेंस का सिद्धांत।
सर्वप्रथम हम तरंगाग्र को परिभाषित करेंगे। जब हम किसी शांत जल के तालाब में एक छोटा पत्थर फेंकते हैं तब प्रतिघात बिंदु से चारों ओर तरंगें फैलती हैं। पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समय के साथ दोलन करना प्रारंभ कर देता है। किसी एक क्षण पर पृष्ठ का फोटोग्राफ उन वृत्ताकार विलंब को दर्शाएगा जिनके ऊपर विक्षोभ अधिकतम है। स्पष्टता इस प्रकार के सभी बिंदु समान कला में दोलन करते हैं क्योंकि वे स्रोत समान दूरी पर है। समान कला में दोलन करते हुए सभी बिंदुओं का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। अर्थात एक तरंगाग्र को एक समान कला के पृष्ठ के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस गति के साथ तरंगाग्र स्रोत से बाहर की ओर बढ़ता है वह तरंग की चाल कहलाती है। तरंग की ऊर्जा तरंगाग्र की लंबवत चलती है, 90 डिग्री पर चलती है। यदि एक बिंदु स्रोत प्रत्येक दिशा में एक समान तरंगें उत्सर्जित करे तो उन बिंदुओं का बिंदु पथ जिनका आयाम समान है, जो एक समान कला में कंपन करते हैं, गोला होता है तथा हमें चित्र 10.1 एम की भांति गोली तरंग प्राप्त होते हैं। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर गोले पर एक छोटा भाग समतल माना जा सकता है जिससे हम समतल तरंग प्राप्त होती है। अब यदि हम t इक्वल टू 0 पर तरंगाग्र की आकृति ज्ञात है तो हाइगेंस सिद्धांत द्वारा हम किसी बात के समय टाउ पर तरंगाग्र की आकृति ज्ञात कर सकते हैं। अतः हाइगेंस का सिद्धांत वास्तव में एक ज्यामितीय रचना है जो किसी समय यदि तरंगाग्र की आकृति दी हुई हो तो किसी बाद के समय हम तरंगाग्र की आकृति ज्ञात कर सकते हैं। एक अपसारित तरंग के बारे में विचार करेंगे। मान लीजिए F1 F2 डॉट t इक्वल टू 0 समय पर गोली तरंगाग्र के एक भाग को प्रदर्शित करते हैं। अब हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक विक्षोभ का स्रोत है। इन बिंदुओं से होने वाली तरंगिकाएं तरंग से गति सभी दिशाओं में फैलती हैं। तरंगाग्र से निर्गमन होने वाली तरंगिकाओं को प्रायः द्वितीयक तरंगिकाओं के नाम से जाना जाता है। यदि हम सभी गोलों पर उभयनिष्ठ स्पर्शक पृष्ठ खींचे तो किसी बात के समय में तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे किसने खींचा यहाँ पे बिंदु वो है D1 से D2 और जो पहला तरंगाग्र है F1 v टाउ उसकी दूरी, वो दूसरे उसके लिए विक्षोभ के लिए मूल बिंदु है, उससे दूसरी तरंग निकलेगी तो द्वितीयक तरंगाग्र हो जाएगा वो। अतः यदि हम t इक्वल टू पाई समय पर तरंगाग्र की आकृति ज्ञात करना चाहते हैं तो हम गोली तरंगाग्र प्रत्येक बिंदु से v टाउ त्रिज्या के गोले खींचेंगे जहां पर v माध्यम में तरंग की चाल को निरूपित करता है। यदि हम इन सभी गोलों को एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे तो हमें t इक्वल टू टाउ समय पर तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त होगी। चित्र में G1 G2 द्वारा प्रदर्शित नया तरंगाग्र पुनः गोली है जिसका केंद्र O है। उपरोक्त मॉडल में एक दोष से हमें एक पश्च तरंग भी प्राप्त होती है जिसे चित्र 10.21 D1 D2 द्वारा दर्शाया गया। हाइगेंस ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आगे की दिशा में द्वितीयक तरंगों का आयाम अधिकतम होता है, पीछे की दिशा में यह शून्य होता है। इस तदर्थ कल्पना से हाइगेंस पश्च तरंगों की अनुपस्थिति को समझा पाए। तथापि ये तदर्थ कल्पना संतोषजनक नहीं है। तपस्थ तरंगों का अनुपस्थिति औचित्य वास्तव में एक अधिक परिशुद्ध तरंग सिद्धांत द्वारा बताया जा सकता है। इस विधि द्वारा हम हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग किसी माध्यम में संचरित होने वाले समतल तरंग के तरंगाग्र की आकृति ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन। अपवर्तन है जब हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग अपवर्तन के नियम को वितरित करने के लिए करेंगे। मान लीजिए P डैश माध्यम 1 तथा माध्यम 2 को पृथक करने वाले पृष्ठ को निरूपित करते हैं। मान लीजिए V1 तथा V2 क्रमशः माध्यम 1 तथा माध्यम 2 के प्रकाश की चाल को निरूपित करते हैं। हम मान लेते हैं कि समतल तरंगाग्र AB A डैश A दिशा में संचरित होता हुआ चित्र में दर्शाए अनुसार अंतः पृष्ठ पर कोण I बनाता हुआ आपतित होता है। मान लीजिए BC दूरी चलने के लिए तरंगाग्र द्वारा लिया गया समय टाउ है। अतः BC इक्वल टू V1 टाउ आपतित तरंगाग्र ले रहा। अपवर्तित तरंगाग्र की आकृति ज्ञात करने के लिए हम बिंदु A से V2 पाई त्रिज्या का एक गोला दूसरा माध्यम में खींचते हैं। दूसरे माध्यम में तरंग की चाल V2 है। मान लीजिए C बिंदु C से गोले पर खींचे गए स्पर्शी तल को निरूपित करता है। अब AE इक्वल टू V2 टाउ तथा C अपवर्तित तरंगा को निरूपित करेगी। अब यदि हम त्रिभुज ABC तथा AEC पर विचार करें तो हमें प्राप्त होगा साइन आई इक्वल टू BC अपॉन AC इक्वल टू V1 टाउ डिवाइड बाई AC और साइन R इक्वल टू A इक्वल टू AC डिवाइड बाई V2 पाई डिवाइड बाई AC। यहाँ I और R क्रम से आपतन कोण था अपवर्तन कोण आता, हमें प्राप्त होगा साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू V1 बाई V2। उपरोक्त समीकरण से हमें महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होता है। यदि R ग्रेटर देन I अर्थात
यदि किरण अभिलंब की ओर मुड़ी तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग की चाल v2 पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग की चाल v1 से कम होगी। यह प्रागोक्ति प्रकाश कणिका मॉडल की प्रागोक्ति के विपरीत है। जैसा कि बाद के प्रयोग ने दर्शाया कि तरंग सिद्धांत की प्रागोक्ति सही है। अब यदि सी निर्वात में प्रकाश की चाल को निरूपित करती है तब n1 इक्वल टू सी बाई वी वन तथा n2 इक्वल टू सी बाई वी टू। n1 तथा n2 क्रमशः माध्यम 1 और 2 के अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक के रूप में समीकरण 10.3 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं n1 sin 1 इक्वल टू n2 sin r। स्नेल के अपवर्तन संबंधी नियम यदि λ1 और λ2 क्रमशः माध्यम 1 और 2 में प्रकाश तरंग दैर्घ्य को निरूपित करें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को, और यदि दूरी BC λ1 के बराबर हो तो दूरी AE λ2 के बराबर होगी, क्योंकि यदि कोई सुरंग B से C तक टाउ समय में पहुंचता है तो वह सुरंग A से E तक में भी टाउ समय में पहुंचेगा था। λ1 डिवाइड बाई λ2 इक्वल टू BC अपॉन AE इक्वल टू V1 अपॉन V2 अथवा V1 डिवाइड बाई λ1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई λ2। उपरोक्त समीकरण में अंतर है कि जब तरंग सघन माध्यम से अपवर्तित होती है V1 में चाल अधिक होती है तो तरंग दैर्घ्य का संचरण की चाल कम हो जाती है, लेकिन आवृत्ति V इक्वल टू V डिवाइड बाई लैम्डा उतनी ही रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति बदलेगी तो जो तरंग की जो चाल है उसमें दिक्कत आ जाएगी, तो जितना उनका पूरा हाइगेंस सिद्धांत है वो सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आवृत्ति होती है वो उतनी ही रहती है। आवृत्ति बदलने पर उसके चाल है वो मूल चाल है वो खत्म होने लगती है। तो विरल माध्यम में पर अपवर्तन। आइए एक समतल तरंग के विरल माध्यम में होने वाले अपवर्तन पर विचार करें, अर्थात V2 ग्रेटर देन V1। पहली भांति कार्रवाई करते हुए हम चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार अपवर्तित तरंगांकों का नियम निर्माण कर सकते हैं। अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण बड़ा होगा, मतलब अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होगा। तथापि इस बार भी n1 sin I इक्वल टू n2 sin r। अब एक कोण IC को निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित कर सकते हैं, साइन IC इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1। अतः यदि I इक्वल टू IC साइन R इक्वल टू 1 तथा R 90 डिग्री स्पष्टता I ग्रेटर देन है IC से के लिए कोई भी अपवर्तित तरंग प्राप्त नहीं होगी। बिल्कुल कोण IC को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण से अधिक सभी आपतन कोणों के लिए हमें कोई अपवर्तित तरंग प्राप्त नहीं होगी। तरंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना तथा इसका अनुप्रयोग परिचर्चा अनुच्छेद 9.4 में की गई थी, जिसके पिछले वाली जो ऑडियो बुक है 9th में उसमें हमने बताया था इसके बारे में। समतल पृष्ठ पर एक समतल तरंग का परावर्तन। अब हम एक परावर्तक पृष्ठ MN पर किसी कोण I से आपतित एक समतल तरंग AB पर विचार करेंगे। यदि V माध्यम में तरंग की चाल निरूपित करता था, यदि टाउ तरंगांक द्वारा बिंदु B से C तक आगे बढ़ने में किए गए समय को निरूपित करता है, तब दूरी BC इक्वल टू V टाउ। परावर्तित तरंग का निर्माण करने के लिए हम बिंदु A से त्रिज्या V टाउ का गोला खींचते हैं। मान लीजिए C इस गोले पर बिंदु C से खींची गई स्पर्शी समतल को निरूपित करती है स्पष्टतया AE इक्वल टू BC इक्वल टू V टाउ। अब यदि हम त्रिभुजों EAC तथा BAC पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे ये सर्वांग सम है और इसलिए कोण I और R बराबर होंगे। ये परावर्तन का नियम है, साइन H साइन R। एक बार परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों को जान लेने के पश्चात प्रिज्मों लेंसों तथा दर्पणों के व्यवहार को समझा जा सकता है। इस परिघटना के प्रकाश की सरल रेखीय पथ पर गमन करते के आधार पर अध्याय 9 में विस्तार से चर्चा की गई थी। यहाँ पर हम केवल परावर्तन तथा अपवर्तन के समय तरंगांतरों के व्यवहार का वर्णन करेंगे। चित्र में हम एक पतले प्रिज्म से गुजरने वाली समतल तरंग पर विचार करते हैं। स्पष्टता है क्योंकि कांच में प्रकाश तरंगों की चाल कम है। अंदर आते हुए तरंगा का निचला भाग जो कांच की अधिकतम मोटाई को पार करता है सबसे अधिक विलंबित होगा। परिणाम स्वरूप प्रिज्म से बाहर निकलने वाली तरंगा चित्र में दर्शाए अनुसार झुक जाएगी। हम एक पतले उत्तल लेंस पर आपतित होने वाले समतल तरंग पर विचार करते हैं। आपतित समतल तरंग का मध्य भाग लेंस के सबसे मोटे भाग से होकर जाता है, सर्वाधिक विलंबित होता है। लेंस से बाहर निकलने वाले तरंगाग्र में केंद्र पर अवनमन होता है, इसलिए तरंगाग्र गोलीय हो जाता है और एक बिंदु F पर अभिसारित होता है, जिसे फोकस कहते हैं। चित्र में एक अवतल दर्पण एक समतल तरंग आपतित होती है तथा परावर्तन में हमें एक गोलीय तरंग प्राप्त होती है जो फोकस बिंदु F पर अभिसारित होती है। इस प्रकार हम अवतल लेंसों तथा उत्तल दर्पणों द्वारा अपवर्तन तथा परावर्तन को समझ सकते हैं।
उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि वस्तु पर किसी बिंदु से प्रतिबिंब के संगत बिंदु तक लगा कुल समय एक ही होता है, चाहे जिस भी कारण के अनुदेश मापा जाए। उदाहरण के लिए जब कोई उत्तल लेंस प्रकाश को वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस करता है तो यद्यपि केंद्र से होकर जाने वाली किरणें छोटा पथ तय करते हैं, लेकिन कांच से धीमी चाल के कारण लगने वाला समय उतना ही होता है जितना कि लेंस के किनारे से निकट से होकर चलने वाली किरणों के लिए होता है। अब है तरंगों कला संबंध कला संबंध योग। इस अनुच्छेद में हम दो तरंगों का अध्यारोपण द्वारा व्युत्पन्न व्यतिकरण के चित्रांश यानी पैटर्न पर विचार विमर्श करेंगे। आपको याद होगा कि हमने कक्षा 11 में पाठ्य पुस्तक के अध्याय 14 में अध्यारोपण सिद्धांत का विवेचन किया था। अभी इसकी ऑडियो बुक आएगी, इसमें हम बता देंगे। वास्तव में व्यतिकरण का समस्त क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन इनमें से प्रत्येक तरंग के विस्थापनों का सदिश योग होता है। दो सुइयों या संबंधता S2 की कल्पना करें जो जल की एक द्रोणिका में ऊपर और नीचे समान आवर्ती गति कर रही हैं। वे जल की दो तरंगें उत्पन्न करते हैं तक किसी विशिष्ट बिंदु पर प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के बीच कालांतर समय के साथ नहीं बदलता। ऐसा होता तो उन स्रोतों को कला संबद्ध कहा जाता है। चित्र में दिए गए किसी भी समय पर सुरंग, सतत वृत्त तथा गर्त बिंदु की वृत्त दर्शाए गए हैं। एक बिंदु P पर विचार करें जिसके लिए S1P इक्वल टू S2P, क्योंकि दूरियां S1P तथा S2P बराबर हैं, इसलिए S1 तथा S2 से तरंगे बिंदु P तक चलने में समान समय लेंगी तथा जो तरंगे S1 तथा S2 समान कला में निर्गम होती हैं वो बिंदु P पर भी समान कला में पहुंचेंगी। इस प्रकार यदि स्रोत S1 द्वारा किसी बिंदु P पर विस्थापन y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t तो द्वारा दिया गया तो स्रोत S2 द्वारा उत्पन्न विस्थापन भी y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t ही होगा द्वारा प्रदर्शित होगा। था परिणामी विस्थापन y इक्वल टू y1 प्लस y2 इक्वल टू 2a cos ओमेगा t, क्योंकि तीव्रता विस्थापन के वर्ग के समानुपाती इसलिए परिणामी तीव्रता होगी i इक्वल टू 4I0। यहाँ I0 प्रत्येक स्रोत की पृथक तीव्रता को निरूपित करते हम देख रहे हैं कि I0 a स्क्वायर के समानुपाती वास्तव में S1 S2 के लंबार्धक के किसी बिंदु पर तीव्रता 4I0 होगी। दोनों स्रोतों को रचनात्मक रूप से व्यतिकरण करते हुए कहा जाता है। जब हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं तो हम बिंदु Q पर विचार करते हैं, जिसके लिए S2Q माइनस S1Q इक्वल टू 2 लैम्डा। S1 से निर्गत तरंगें S2 के आने वाली तरंगों की अपेक्षा ठीक 2 चक्र पहले पहुंचती हैं तथा फिर से समान कला में होंगी। यदि S1 द्वारा विस्थापन y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t हो तो S2 द्वारा उत्पन्न विस्थापन y2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस 4 इक्वल टू a cos ओमेगा t होगा तथा हमने यहाँ इस तथ्य का उपयोग किया कि 2 लैम्डा का पथांतर 4 की कलांतर के संगत है। दोनों विस्थापन फिर से समान कला में है तथा तीव्रता फिर 4I0 होगी। इसे संपोषी व्यतिकरण होगा। उपरोक्त विश्लेषण में हमने ये मान लिया कि दूरियां S1Q तथा S2QD जो S1 तथा S2 के बीच की दूरी निरूपित करती हैं अपेक्षा बहुत अधिक है। अतः यद्यपि S1 की तथा S2Q समान नहीं है, प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन का आयाम लगभग समान है। अब हम एक बिंदु R पर विचार करें जिसके लिए S2R माइनस S1R इक्वल टू माइनस 2.5 लैम्डा। S1 से निर्गमित तरंगें स्रोत S2 से आने वाली तरंगों की अपेक्षा 2.5 चक्र बाद पहुंचती हैं। अतः यदि स्रोत S1 द्वारा विस्थापन का मान y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t तो स्रोत S2 द्वारा उत्पन्न विस्थापन y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5 पाई इक्वल टू a माइनस a cos ओमेगा t होगा। 5 पाई अर्थात 2.5 बार फर्स्ट बाई प्लस फिर माइनस फिर माइनस, इसलिए माइनस a cos ओमेगा t। इस तत्व का उपयोग किया कि 2.5 लैम्डा का पथांतर 5 पाई की कलांतर के संगत है। दोनों विस्थापन अब विपरीत कला में है, दोनों विस्थापन एक दूसरे को रद्द कर देते हैं और शून्य तीव्रता प्राप्त होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, क्योंकि विनाश मतलब एक दूसरे को काट देते हैं। सारांश था, यदि दो संबंध स्रोत S1 तथा S2 समान कला में कंपन करे तब किसी यथेच्छ बिंदु P के लिए जबकि पथांतर S1P लगभग समान है S2P के लिए तो इक्वल टू n लैम्डा। n का मान इसके लिए 0 1 2 3 होगा। संपोषी व्यतिकरण कहेंगे हम इसको। हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। परिणामी तीव्रता 4I0 होगी। S1P तथा S2P के बीच चिन्ह S1P तथा S2P के बीच का अंतर को निरूपित कर। दूसरी ओर यदि बिंदु P इस प्रकार है कि
पदांतर S1P लगभग S2P, तो n प्लस हाफ लैम्डा, तो n इज टू 1 0 प्लस 1 2 1 2 3, तो हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। परिणामी तीव्रता शून्य होगी क्योंकि वो एक दूसरे को रद्द कर देंगे, तो इसलिए नेट जो उसकी इंटेंसिटी आएगी वो टोटल जीरो हो जाएगी। यदि अब किसी दूसरे यथेच्छ बिंदु जी पर के लिए मान लीजिए तो विस्थापनों के बीच कालांतर फाई है, तब यदि स्रोत S1 द्वारा विस्थापन Fy1 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी हो तो स्रोत S2 द्वारा उत्पन्न विस्थापन y2 इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होगा। अब परिणामी विस्थापन y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, एक 2a कॉस बाहर आ जाएगा, 5/2 कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2, इसलिए कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। परिणामी विस्थापन का आयाम 2a कॉस 5/2, इसलिए उस बिंदु पर तीव्रता होगी I इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। यदि फाई इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई, जो समीकरण की शर्तों के संगत है तो हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा और तीव्रता देखता हूँ। दूसरी ओर यदि प्लस फाई प्लस माइनस 3 फाई प्लस माइनस 5 पाई, जो समीकरण की शर्तें संगत तो हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा तथा तीव्रता शून्य होगी। अब यदि दो स्रोत कला संबंध है अर्थात इस प्रयोग में दोनों सुइयां नियमित रूप से ऊपर नीचे जा रही हैं, तो किसी बिंदु पर कलांतर फाई समय के साथ नहीं बदलेगा, हमें स्थिर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होगा। अर्थात समय के उच्चिष्ट मैक्सिमा तथा निम्निष्ट मिनिमा स्थितियां नहीं बदलेंगी। तथापि यदि दोनों सुइयां निश्चित कलांतर नहीं रख पाती तो समय साथ व्यतिकरण पैटर्न भी बदलेगा। यदि कलांतर के समय साथ बहुत तेजी से चलता है तो उच्चिष्ट निम्निष्ट की स्थितियां भी समय के साथ तेजी से बदलेंगी। हम काल औसत तीव्रता वितरण देखेंगे, जब ऐसा होता है औसत तीव्रता प्राप्त होती है जिसका मान I इक्वल टू 2I0। जब समय के साथ दो कंपित स्रोतों का कालांतर तेजी से बढ़ता है तो हम कहते हैं कि स्रोत कला संबद्ध है। जब ऐसा होता है जो तीव्रताएं केवल जुड़ जाती हैं, वास्तव में ऐसा तब होता है जब दो अलग अलग प्रकाश स्रोत किसी दीवार को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका जो पार्ट 2 लेकर आएंगे तब मिलेंगे।